वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आपका ये चैनल भी मास्टरमाइंड ऑफ जीके का ही भाग है। पहले इस चैनल का नाम था करंट अफेयर्स अप टू डेट, लेकिन इसका नाम बदल कर करके स्टडी फॉर कंपटीशन रखा गया है। फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे इस चैनल पे अर्थात स्टडी फॉर कंपटीशन पे स्पेशल साइंस का महत्वपूर्ण जीके जीएस और साथ में करंट अफेयर्स का जीके जीएस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपका साइंस का और करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा। इस पर स्पेशल साइंस का फ्रेंड्स और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एग्जाम तक प्रोवाइड कराया जाएगा। बाद में आपका फायरमैन का जो एग्जाम आया फ्रेंड्स, उसके लिए भी साइंस का और करंट अफेयर्स का इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज साइंस का 40 टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल देखेंगे। सभी सवाल बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और 8:30 बजे फ्रेंड्स आप लाइव क्लास देख सकते हैं, आपका मास्टरमाइंड ऑफ जीके पे अभी चलता है फ्रेंड्स। तो 8:30 बजे आप लोग उस पर जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। 40 प्रश्न आप लोग गेस करते चलिएगा। ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिएगा, डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, इससे आपका रिविजन अच्छा होगा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर से संबंधित है। या तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये तो हो गया इसका फ्रेंड्स। अब देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी देख ले। टाइफाइड है जो फ्रेंड्स, टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, सवाल पूछा जाता है। तो टाइफाइड से मानव शरीर का आंत प्रभावित होता है, याद रखिएगा। अब टाइफाइड से संबंधित जो जांच होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो विडाल टेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। विडाल टेस्ट जो है आपको किससे संबंधित है? तो टाइफाइड, अर्थात टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, तो आपका टाइफाइड से संबंधित जांच है। ये याद हो गया फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मलेरिया से मानव शरीर के प्लीहा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या प्लीहा अर्थात आपका स्प्लीन, प्लीहा अर्थात स्प्लीन प्रभावित होता है मलेरिया से। ठीक है, अब रह गया मधुमेह है फ्रेंड्स, किसके कमी से होता है? ये पूछा जाता है। इंसुलिन के कमी से होता है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी है। तो इस तरह से याद रखिए। तो सवाल क्या था फ्रेंड्स? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से उपचार से है? तो कैंसर से है। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2, कवक विज्ञान क्या है? तो देखिए, कवक विज्ञान है क्या? कवक विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका किसका अध्ययन किया जाता है? गेस करें सवाल नंबर 2 का। तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता अर्थात आपको मशरूम कह सकते हैं, आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता या मशरूम है जो किस एक तरह से वो भी कवक ही है। तो कवक विज्ञान के अंतर्गत क्या किसका अध्ययन किया जाता है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे पूछा जाए अगर आपसे फ्रेंड्स कि कवक का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? खाली कवकों का, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है, किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है कोशिका का मास्टर फ्रेंड्स? तो आपको केंद्रक अर्थात नाभिक को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन होता है? तो कौन होता है फ्रेंड्स? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग आपका केंद्रक अर्थात नाभिक ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, क्योंकि इस पे आपका साइंस, स्पेशल साइंस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम तक फ्रेंड्स, और एग्जाम के बाद भी। चलिए अगला सवाल है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना बोले या फैक्ट्री बोले तो किसे कहा जाता है, बताया हुआ क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है या कारखाना कहा जाता है। सवाल नंबर 6 को देखिए, गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में हमें बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, 40 में से निम्न में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है
कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। तो गेस करें, मान लिया शरीर में चोट लग जाती है तो उसका जो मरम्मत होता है तो किस प्रकार के सेल विभाजन से होता है। तो सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्री। ठीक है, केवल समसूत्री विभाजन से होता है, समसूत्रण से होता है, समसूत्री से होता है। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा उत्तक बनता है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा बनता है। देखिए फ्रेंड्स, जो वसा जिसे फैट कहते हैं वही बनता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। ये पेशी उत्तक होते कितने प्रकार के, याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 10 को देखें कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल है। जो मानव शरीर है उसके त्वचा के बाहर सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है, गेस करें। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागन होता है। कौन सा पादप समूहों में परागन होता है, गेस करें। 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, आवृत्त बीजी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है। ठीक है, तो विषम परमाणुक अणु कौन सा है, तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, P4 है जो आपका विषम है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल 13 नंबर सवाल आपका है, किसी द्रव में ध्वनि तरंग की चाल होती है। देखिए ए मॉडरेट क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जाता है आजकल कि किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी द्रव में ध्वनि तरंग की चाल होती है, माध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणनांक के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। 13 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 को देखें, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है। सवाल नंबर 14, इसका जवाब सब सही करें फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है, कौन करता है। 14 का कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 सिंपल है, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति क्या है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश की गति है तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा सवाल, कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा अवतल दर्पण, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। जैसे आपका सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डॉक्टर लोग, दंत चिकित्सक और जो कान का दांत का डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने के लिए जो सैलून में हम लोग जाते हैं वहाँ पे भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये सब प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यहाँ सवाल था कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस पे निर्भर करता है, तो वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करता है। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है, एसआई इकाई है यानी मात्रक है। सिंपल है फ्रेंड्स, तापमान किस में मापा जाता है, गेस कर लें। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केल्विन हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखें, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। देखिए ये सब मॉडरेट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। गेस करें 18 का राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस एवं द्रव दोनों पर। ठीक है, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण, ठीक है, द्रव का स्पर्श कोण किस पे निर्भर करता है, तो ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि जड़त्वीय बल एवं श्यान बल, ठीक है, जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, 19 नंबर सवाल। तो किसको करता है, तो रेनल्ड संख्या को करता है। जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित किसे करता है, तो रेनल्ड संख्या को करता है। ऑप्शन नंबर बी 19 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है
कि निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं। तो देखिए द्रव से संबंधित क्या है, केवल द्रव से कह रहा है फ्रेंड्स, तो केवल द्रव से आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है जो केवल द्रव से संबंधित है, जबकि दाब आयतन घनत्व है जो आपका द्रव और गैस दोनों से संबंधित है फ्रेंड्स। लेकिन पृष्ठ तनाव है जो किससे संबंधित है, केवल लिक्विड यानी द्रव से संबंधित। अच्छा सवाल था है फ्रेंड्स, 20 का अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है, तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। और सरफेस टेंशन के कारण ही आपका वर्षा का जो बूंद जल होता है वो उसका जो पानी का बूंद गोल होता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला सवाल 21 नंबर सवाल को देखें। जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है। क्योंकि किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ढूंढे क्या होगा। 21 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, यही कारण से जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 22 को देखें कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है भी 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड क्लोराइड निर्मित होता है। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड से विलयन से अभिक्रिया करते हैं तो लेड क्लोराइड निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर 22 का डी राइट आंसर है। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं, जहाँ बिल्कुल ठंडे होते हैं, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्योंकि, तो क्यों ऐसा क्या कारण है बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में मिट्टी उष्मा की अच्छी चालक होती है, बी में मिट्टी उष्मा की अति चालक होती है, सी में मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है, डी इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं और जाड़ों में गर्म होता है। ऐसा किस लिए, क्योंकि मिट्टी है जो उष्मा का बुरी चालक होता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि जब अगर जो गर्मी के दिन पड़ रही है फ्रेंड्स, तो क्या है, गर्मी है जो बाहर से अंदर नहीं जाते हैं, ठंड रखती है। और जाड़े के दिन में भी क्या होता है फ्रेंड्स कि बाहर में जो ठंड पड़ रही है वो अंदर नहीं जाती है, क्योंकि मिट्टी है जो उष्मा का बुरी चालक है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे की धमनी है जो आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी कोरोनरी धमनी, हेपेटिक सिरा और प्लूमेनरी सिरा ये सभी है जो आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, गुर्दे की धमनी संबंधित उससे नहीं है। सवाल नंबर 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। बहुत अच्छा टॉप मोस्ट मॉडरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से किन पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, तो मर्सिलिया, ठीक है याद रखिए मर्सिलिया में पाया जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विलयन, ठीक है, प्रतिक्रिया शामिल है। दोनों शामिल है, किसमें, कौन सा तरंग में। बहुत अच्छा सवाल 26 का राइट आंसर अनुदैर्ध्य तरंग में दोनों शामिल है। निम्न से किस तरंग में संपीड़न और विलयन प्रतिक्रिया शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अनुदैर्ध्य तरंग। और देखिए अनुदैर्ध्य तरंग है जो किसमें गमन करता, ध्वनि है जो किस तरंग में गमन करता है, तो अनुदैर्ध्य में कम तरंग में गमन करता है। और प्रकाश है जो किस कैसा तरंग है, तो वो अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, तो सोडियम का जो है लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है, ठीक है। भारत में हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, सोडियम, तो वहाँ क्या कहते हैं, नेट्रियम लैटिन में। अगला सवाल है 28 नंबर सवाल आपका, कि पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण क्या है। आ गया फ्रेंड्स वही सवाल। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 28 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 आपका है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है। गेस करें। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, कांच है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर कौन सा है, तो कांच है। 29 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 आपका है कि भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो गेस करें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, अपरूप कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो अपरूप कहलाते हैं। अच्छा सवाल है, याद रखिए क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 31 को देखें कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है।
चलिए इसका तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर सबको सही होना चाहिए। हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, लाल रुधिक कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं ने यहाँ पर कनिकाएं होना चाहिए। ठीक है, RBC रेड ब्लड कार्पोलेसिस, कार्पोलेसिस मतलब क्या होता है? तो कनिकाएं होते हैं। तो लाल रुधिर कनिकाएं का ही आपका हीमोग्लोबिन अंग है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और देखिए RBC का जीवन काल पूछता है फ्रेंड्स, तो कितना दिन होता है? 120 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। बार बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। लाल रुधिर कणाएं, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। और जो WBC होता है फ्रेंड्स, जो श्वेत रुधिर कनिकाएं होते हैं WBC, इसका जीवन काल मात्र 3 से 4 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं। 32 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर सवाल का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है फ्रेंड्स? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, सवाल नंबर 33 का। तो अगर जो ग्लैंड पूछता फ्रेंड्स तो कहाँ हो जाएगा आपका? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। लेकिन पूछ रहा है कहाँ उत्पादन होता है, तो आपका लैंगरहैंस द्वारा होता है। इंसुलिन का उत्पादन आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है, जैसे भी पूछे फ्रेंड्स। देखिए मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स कि जीके जीएस का है जो क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा। अगर कोई कहता है कि मैं 2 वीडियो या 4 वीडियो बता दिया इसी से क्वेश्चन लड़ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा हर हाल में फ्रेंड्स, तभी एग्जाम में अच्छा कर पा सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं 5 वीडियो बता दिया तो इसी में से सारा प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, या तो इसमें से 50% लड़ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग ये बात को भी समझ रहे होंगे। तो एक ही सिद्धांत है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? सिलेबस कवर रहेगा तो आप जरूर पकड़ के आइएगा। और ये सब पढ़ाई फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि यहीं तक लिमिट है कि बिहार पुलिस का कर रहे हैं। यही सब जीके जीएस आपका लास्ट में BPSC में भी काम देता है फ्रेंड्स, रेलवे में भी काम देगा, सभी जगह काम देगा। तो आप पढ़ते चलिए, प्रत्येक दिन वीडियो देखते रहिए, वेबसाइट पे मेरे पढ़ते रहे फ्रेंड्स। आपका इसी तरह से धीरे धीरे क्या है कि माइंड में आपका जीके जीएस का एक संग्रह होता जाएगा फ्रेंड्स। जब 5 से 10 हज़ार जीके जीएस संग्रह हो जाएगा, फिर कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा, सभी क्वेश्चन आसान लगेगा, अच्छा करके आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो खूब पढ़ें। तो सवाल नंबर 33 है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो कहाँ किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। और ये जैसे पूछा जाए इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है, तो आपका अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहते हैं? पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं। पैंक्रियाज ग्रंथि कैसा ग्रंथि? तो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती किसके कारण से होता है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी निंद्रा रोग। स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होता है? तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें कि यीस्ट, ठीक है, और मशरूम है। यीस्ट और मशरूम क्या है फ्रेंड्स 35 का? तो सवाल नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो गया क्या है? फंगी है, ऑप्शन यानी फफूंद है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यीस्ट और मशरूम। अगला सवाल को लेते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। ये एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा स्रावित होता है, क्योंकि बच्चा लोग ज़्यादा दूध पीता है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को रेनिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37, निम्न में से किसने एक्सरे किरणें का आविष्कार किया था? चलिए इसका जवाब तो सबको आना चाहिए, रॉन्टजन ने किया था ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 38 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? 38 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन है जो वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यानी कि CO और हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन सभी प्रभावित करता है। अगर जो नाइट्रोजन हवा को प्रभावित करता है फ्रेंड्स, तो सभी को पता है कि हवा में आपका वायु में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह है जो वायु प्रदूषक गैस नहीं है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। 39 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट BBI है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। डॉपलर प्रभाव लागू कहाँ होता है? तो ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा, सवाल नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा शून्य होती है।
रुद्धध्वसम परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? तो हमेशा शून्य होता है। तो देखिए 40 प्रश्न था फ्रेंड्स, आपका साइंस से था, और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चैनल है जो आपका मास्टरमाइंड ऑफ जीके का ही एक पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। इस पर मैं भी क्लास बीच बीच में लूँगा, और इस पर भी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि कभी कभी बीच में मैं लाइव क्लास भी इस पर ले लूँ आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और इस पर आपको स्पेशल साइंस का जीके, ठीक है, स्पेशल साइंस का जीके और करंट अफेयर्स का जीके डेली प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपको 14 मार्च और 21 मार्च के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा, दोस्तों में शेयर करेगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर आप जा करके आराम से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का भी है, और आपका जीके जीएस का है, सभी का, साइंस का है फ्रेंड्स, आपका ज्योग्राफी का, इतिहास का, सभी का है। तो वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड, ठीक है। जीके मास्टरमाइंड आप गूगल में जा करके सर्च करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका जीके मास्टरमाइंड आ जाएगा होम पेज, वहाँ पर देखिएगा तो अंदर बहुत सारा जीके जीएस है, वहाँ पर जा करके आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर आपको सुबोध सर भी क्लास लेंगे और सोनू सर भी क्लास लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।